नमस्कार, मैं राजेश रोटिया। नोबेल मेट्रो डिजिटल के लिए आज के प्रसंगवस्त का विषय है संविधान को लेकर चल रहा विवाद और संसद में हो रहा बवाल। क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय शुरू हुआ था और लोकसभा के आंगन और गलियारों तक जो है उसकी गूंज सुनाई देती रही और वार और पलटवार की जो रणनीति और राजनीति, पहले कांग्रेस और अखिलेश यादव ने वार किया था, अब भाजपा ने पलटवार किया है और आपातकाल की याद दिलाती हुई जिससे संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, उसको लेकर जो है और जो निंदा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष लेकर आए, तो वो चीज़ों ने कांग्रेस को बेकफुट पर ला दिया है। अब मीसाबंदियों की याद, आपातकाल के दिनों की याद, राजीव गांधी द्वारा शाहबानों के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संविधान में किए हुए संशोधन, ये सारी चीज़ें उठा के ये बता रही जा रही है कि कांग्रेस ही असली दुश्मन संविधान की रही है, जिसने 100 बार संशोधन किया है। जबकि एक सहज और सतत प्रक्रिया है, संविधान में बदलाव समय ज़रूरत के हिसाब से होता रहता है और ये कोई अकेली बात और अनूठी बात नहीं है। लेकिन पूरे संविधान को खत्म करने की कल्पना ना कांग्रेस कर सकती है, ना भाजपा कर सकती है और ना कोई भी दल कर सकता है। इसी तरह आरक्षण का मसला है, वो भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आरक्षण घटेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा। जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो अयोध्या फैजाबाद जो सीट के जो विधायक लल्लू सिंह जो सांसद थे, जो उन्होंने ये अचानक और अनावश्यक रूप से एक बहस छेड़ दी कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार आएगी तो हम संविधान को बदल देंगे और आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सारे लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया और पूरे देश में जो है इन्होंने कहा कि भाजपा ये संविधान खत्म करना चाहती, जबकि संविधान को कोई ख़त्म कर नहीं सकता। ये बात बीजेपी पूरे चुनाव के दौरान कैफियत देती रही। लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा था उस पर भी आपको याद होगा 2014 के चुनाव में जब एक बार मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण को के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए, तब मोदी स्वयं कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता। तो बीजेपी का इरादा ना आरक्षण ख़त्म करने का था, ना संविधान ख़त्म करने का था। लेकिन संविधान में बदलाव की प्रक्रिया कांग्रेस ने समय जब संविधान बना था, संविधान सभा की बैठक हुई अम्बेडकर जी के समय, तो तब से 100 बार संशोधन तो कांग्रेस के समय हो चुकी है और ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि समय के साथ में सुधार और बदलाव होते रहते हैं ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन संविधान खत्म हो रहा है, ये भाव देश की जनता में भर दिया। और वो एक बचकाना बयान जो था बीजेपी के सांसद का, उसने उनकी भी लुटिया डुबवा दी और भारतीय जनता पार्टी को 300 से नीचे लाके 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में जो दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बनता था, मुस्लिम और यादव का, उससे दलित कभी साथ नहीं आते थे। लेकिन ये आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार ये हुआ कि दलित भी साथ में आ गए और इसी कारण अखिलेश यादव की सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटों से आगे निकल के 37 तक पहुंच गई। जब तक चुनाव चल रहा था और बीजेपी ने भरसक कोशिश की कि आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर मतदान ना करे और बीजेपी की जो 370 पार की जो बात थी, तो वो कम से कम 300 पार तो हो जाए। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर बीजेपी ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए उल्टा इनको कटघरे में खड़ा किया। और 25 जून को जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो आपातकाल 50 साल पुराने जो आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियाँ इंदिरा जी के समय उड़ाई गई थी, उसको याद दिलाते हुए वो निंदा प्रस्ताव पारित करवा दिया। और आरक्षण को लेकर राजीव गांधी के जो पोस्ट हैं वो चलने लगे सोशल मीडिया पर, जिसमें शाहबानो प्रकरण को लेकर संविधान में संशोधन किया था एक सबसे ज़्यादा, जिससे देश में बहुत हिंदू समाज में और सनातन धर्मियों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त माहौल कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ था। अब उसकी याद दिला के इंदिरा जी की और राजीव गांधी की बीजेपी ये बताना और जताना चाहती है कि संविधान की विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस है। एक चीज़ तो साफ साफ दिखती है कि बीजेपी ने तथाकथित जो कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस की लीड जो इंडिया गठबंधन है, जो 232 सीटों का दावा कर रहा था, लेकिन जब उसमें एक साफ बात थी कि जब ममता बनर्जी ने कहा कि हमसे बिना पीछे जो है कि सुरेश का नामांकन का फैसला कर लिया गया स्पीकर के चुनाव के लिए,
तो 32 सीटें तो वही कम हो गई, 4 सीटें जगन की कम हो गई। इसी तरह शरद पवार की जो एनसीपी है वो भी इससे पीछे हट गई। और राहुल गांधी को जब लगा कि और भी दल घटक दल जाएंगे, तो दूसरे दिन ही जो है इंडिया गठबंधन की जो है वो शक्ति जो 232 करके बता रहे हैं, वो घट के वो जो है अगर मतदान होता है तो वो जो है कहीं 100-150 के आसपास रह गई। क्योंकि मैं डीएमके और अखिलेश यादव ही की पार्टी जो है 99 सीट जो कांग्रेस की हैं उनके साथ में खड़ी हुई थी, तो 150 पौने 200 के बीच में आंकड़ा आया था, तो पुल खुल जाती। तो एक कारण तो साफ तौर पर ही दिखता है, तो रणनीतिक रूप से ये पीछे हटने का एक कारण है। दूसरे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि गांधी परिवार जो है पूरा नेशनल हेराल्ड मामले में मेल पर है। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता कि इस बारे में कहा गया या आगाह किया गया, लेकिन हो सकता है कि उसकी फाइलें और तेज़ी से दौड़ने लगती और गांधी परिवार एक बार फिर केजरीवाल के इस रास्ते पर नहीं चला जाता। तो ये कारण भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर इन सब चीज़ों से परे हट के, अगर ये सब चीज़ों से परे हट के अपने व्यवहार में बदलाव लाया है, या नेता प्रतिपक्ष के भूमिका के रूप में उन्होंने अपने आप को सौम्यता के आवरण ओढ़ा है, अगर वो छद में है तो गलत है, और अगर स्वाभाविक रूप से हुआ है तो ये बहुत स्वागत योग्य है और लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र हमेशा स्वस्थ परंपराओं के तहत चलता है, और राहुल गांधी ने उस दिन जो इस तरह का व्यवहार किया बहुत सौम्यता वाला था, और अगर लेकिन उनको इसमें कंटिन्यूटी और निरंतरता लाने पड़ेगी।